तो क्वेश्चन क्या था कि दो प्रतिरोध है जिसका मान दिया हुआ है 20 ओम और 30 ओम के समांतर पैरेलल एक संयोजन 8 ओम के साथ 12 वोल्ट के धारा के साथ जोड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन है कि दो प्रतिरोध है, ठीक है, कितना प्रतिरोध है, दो प्रतिरोध है। R1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 20 ओम और R2 का वैल्यू दिया हुआ है 30 ओम, ठीक है। इस प्रतिरोध को आगे एक प्रतिरोध के साथ जोड़ा गया है जिसका R3 मान लेते हैं, इसका वैल्यू कितना है 8 ओम। अब इस सब को एक बैटरी के साथ जोड़ा गया है 12 वोल्ट के बैटरी के साथ, कितना 12 वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ा गया है। तो पूछ रहा है कि 20 ओम वाले प्रतिरोध की प्रतिरोधकता क्या होगा। तो पहले हम एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 या प्लस R3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से निकाल लेते हैं हम वैल्यू। यहां से क्या करेंगे, R1 का वैल्यू कितना है 20 इंटू R2 कितना दिया हुआ है 30 बाय R1 कितना है 20 प्लस 30, इधर क्या R3 कितना दिया 8, और ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा 600 बाय 50 प्लस 8, ठीक है। इतना हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -1 लेंगे, ये कितना हो गया 50, ये हो गया 600, इधर हो जाएगा 400, तो टोटल कितना हो जाएगा 1000 बाय 50 से कटा देंगे तो 1 0 से 1 0, ये हो गया 20 ओम। यानी कि एवरेज जो है ये कितना निकल के आ गया 20 ओम, ठीक है। 20 ओम यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या जानते हैं कि I बराबर जानते हैं, वोल्ट निकालना है तो I बराबर V बाय आर, I बराबर V बाय आर। ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला है, फिजिक्स में याद होना चाहिए, तभी आप आगे कुछ कर सकते हैं। तो V बाय आर, यहाँ पे वोल्ट दिया हुआ है, वोल्ट का वैल्यू कितना दिया है 12, आर का वैल्यू मान कितना आया है 20, आर का मान कितना आया है तो 20, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। यह पूछा क्या है, पूछा गया है 20 ओम के प्रतिरोध की धारा कितनी होगी 20 ओम वाले का, ठीक है। तो 20 ओम वाले प्रतिरोध की धारा क्या होगी, तो इसका फॉर्मूला होता है I R स्क्वायर बाय R1 प्लस R2, बस यहीं पे सबका वैल्यू पुट कर देना है। I का वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख देंगे, I का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। I का वैल्यू कितना है, I का वैल्यू 12/20, ठीक है 12/20। R2 का वैल्यू कितना आया था, R2 का वैल्यू आया था 30 गुना 30 बटे R1 बाय R2 का वैल्यू कितना है 20 प्लस 30, यही तो था। इसको कटा देंगे, 1 0 कैंसिल, ये कट जाएगा कितना बार में 2 बार में, तो ये कितना हो गया 6 3 18 और बट्टे नीचे में कितना हो जाएगा 50। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.36 एम्पियर, क्योंकि करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है तो एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा की चालकता क्या होता है, तो ऊष्मा की चालकता होता है जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये क्या है राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वेन आरेख में कौन सा वर्ग, चतुर्भुज और ज्यामिति की आकृतियों के बीच का सही संबंध दर्शाता है, ठीक है। क्या क्या दिया है, ज्यामिति दिया है, तो ज्यामिति तो इसके अंदर आ जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा ज्यामिति के अंदर ही क्या आएगा वर्ग आएगा, चतुर्भुज आएगा। तो ऐसा फिगर जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। देख लेते हैं ऑप्शन,
ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन दिया हुआ है स्टेटमेंट और कैलकुलेशन वाला, क्या कह रहा है कि सभी मधुमक्खियां हॉर्नेट है। सभी मधुमक्खी क्या है? मधुमक्खी क्या है? हॉर्नेट है। ठीक है, क्या है ये? हॉर्नेट है, हॉर्नेट। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि कुछ मधुमक्खियां तेतिया है। कुछ मधुमक्खियां जो क्या है? तेतिया है, तेतिया। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन क्या कर रहा है? कुछ हॉर्नेट तेतिया है, बिल्कुल होगा, जब सारा मधुमक्खी हॉर्नेट है तो कुछ तो जरूर होगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अगला क्या कर रहा है? कुछ तेतिया मधुमक्खियां, बिल्कुल सही है। दोनों अनुसरण करता है, 1 और 2 क्या करता है? दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डैश को उस समय दर के तौर पर तय किया जाता है जिस पर काम किया जाता है या ऊर्जा हस्तांतरित किया जाता है। तो काम करने की शक्ति को, काम करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। शक्ति। शक्ति बराबर होता क्या है? शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य बटे समय। ठीक है, शक्ति को P से डोनेट करते हैं, कार्य को W से और समय को T से, स्मॉल t से। तो ये इसका एक फार्मूला होता है। अगर शक्ति की बात करेंगे तो ये क्या होता है? अदिश राशि होता है। कैसा राशि होता है? अदिश राशि होता है। शक्ति क्या होता है? तो अदिश राशि होता है। अगर इसका SI यूनिट की बात करेंगे, SI यूनिट की बात, तो जूल पर सेकेंड होता है। जूल पर सेकेंड, यहाँ पे कार्य करने की क्षमता जूल बाय टी का सेकेंड, तो जूल बाय सेकेंड होता है। अगर इसको लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे वो देख लीजिए। तो जूल को किस तरह के कार्य का क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ से 2 से 1 चला जाएगा, 3 हो जाएगा, दोनों माइनस में है, तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, पर सेकेंड क्यूब हो जाएगा। ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस तरह के सवाल बनाने के लिए क्या यूनिट पूछ रहा है कि यूनिट अंक क्या होगा? तो इस तरह के सवाल बनाने के लिए क्या करते हैं? इसके पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने पर अगर 0 आ जाता है तो इसी 4 को यूनिट डिजिट के ऊपर रख देते हैं, यानी कि 3 पर पावर कितना हो जाएगा? 4। 3 पर पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 81। फिर वही करेंगे इधर भी, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0। जब 0 आएगा तो 4 ही पावर में रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 2 पर पावर 4, ये कितना हो जाएगा? 16। अब इसी में यूनिट डिजिट पूछा है, तो 81 में 16 को माइनस, यहाँ पे क्या है? चिन्ह माइनस का है। यहाँ पे चिन्ह क्या चीज का है? माइनस का है। देख सकते हैं यहाँ पे चिन्ह क्या चीज का है? माइनस का। तो क्या कर देंगे? 81 माइनस 60। जब इसको माइनस कर देंगे तो 65 आएगा। तो 65 का यूनिट डिजिट क्या है? 5। तो 5 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या करना है कि कितना भी पावर रहे उसको पावर को 4 से भाग करना है। अगर शेष आ गया, मान लेते हैं कि यहाँ पे 21 रहता है, 21 रहता है, 4 से तो भाग पूरी पूरी नहीं लगता, 1 बचता शेष, तो यहाँ पे 2 पर पावर 1 रखते। अगर यहाँ पे 0 बच रहा है तो फिर पावर 4 को ही यूज करेंगे। ठीक है, ये यूनिट डिजिट का सवाल आएगा तो कर सकते हैं आराम। अगला क्वेश्चन क्या है? दिए गए डाटा को मोड और माध्य का पता लगाए। तो पहले तो इसको क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे छोटा पहला 3, उसके बाद छोटा कौन है? 5 है, 5, फिर क्या है? 5 है, उसके बाद क्या है? 6 है, 6 हो गया, उसके बाद क्या है? 7 है, 7 1 2 3 बार है, 7 कितना बार है? 3 बार है। उसके बाद क्या है? 8 है, उसके बाद क्या है? 15 है, उसके बाद क्या है? 18 है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 7 आया है, तो बहुलक यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 7। तो 7 क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। अब माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे? इस सबको जोड़ के जितना है उससे भाग दे देंगे तो माध्य निकल जाएगा। तो बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम को 7 आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, एक टैक्सी 7 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाता है। यहाँ मान लेते हैं टैक्सी वाला है, किधर जाता है? दक्षिण की ओर। तो यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है तो दक्षिण कहाँ होगा? नीचे की ओर होगा। कितना जाता है? 7 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। फिर क्या कह रहा है कि पूर्व की ओर मुड़ता है। तो कोई आदमी यहाँ है तो पूर्व किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। कितना मुड़ता है? तो 5 किलोमीटर मुड़ता है। ठीक, अब क्या कर रहा है? फिर उत्तर की ओर बढ़ता है। तो कोई आदमी यहाँ है तो इसका उत्तर किधर होगा? ऊपर की ओर। ऊपर उत्तर की ओर कितना चलता है? तो 7 मीटर चलता है, 7 मीटर। यानी कि ए वाला और ए वाला दूरी अब क्या हो गया? बराबर हो गया है। ए दूरी और ए दूरी क्या हो गया है? बराबर हो गया है। ए दूरी और ए दूरी बराबर हो गया क्योंकि दोनों 7 मीटर किलोमीटर चला है। अब आगे क्या कर रहा है कि फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मतलब इस ओर मुड़ता है, इस ओर। ठीक है, मुड़ता है और कितने किलोमीटर चलता है? तो 2 किलोमीटर चलता है। तो 2 किलोमीटर चलता है। तो पूछा है अपने प्रारंभिक स्थिति के संबंध में अब टैक्सी का स्थान कहाँ है? तो प्रारंभिक, वो तो चलना यहाँ से स्टार्ट किया था, अभी यहाँ है। तो इसके तुलना में, रिस्पेक्ट में, इसके बारे में पूछ रहा है, ना कि इसके तुलना में इसके बारे में। तो ये आंसर गलत आ जाएगा। तो इसके तुलना में इसके बारे में पूछ रहा है। तो अभी टैक्सी कहाँ है? पहले की दिशा में। तो ये टोटल 5 था, 5 में तो 2 मीटर कवर कर लिया। तो ये दूरी कितना बचा है? 3 मीटर। तो 3 मीटर किधर है? तो पूर्व की ओर, क्योंकि कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है तो इसका साइड कौन सा होगा? ये साइड पूर्व की होगा। तो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। बहुत ध्यान पूर्वक से रीजनिंग को बनाना है, नहीं तो गलती हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल मार्ग की लंबाई वस्तु के हस्तांतरित होने के दौरान कुल लगा समय अंतराल से विभाजित होता है। तो उसको क्या कहते हैं? कह रहा है कि कुल लंबाई यानी कि क्या कहते हैं? जितना भी वो दूरी तय किया तो कुल दूरी मान सकते हैं। अब बटे कर रहा है कुल समय। तो इससे क्या निकलता है? दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत वेग निकल जाता है। क्या निकलता है? औसत वेग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है औसत गति कह सकते हैं, कुल गति या दूरी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? औसत गति। यही सवाल में पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन है, 5 यूनिट प्रत्यय और किसी 10 यूनिट लोड पर लगाया जाता है तो प्रत्यय द्वारा लोड के माध्यम से तय की दूरी क्रमशः 50 मीटर और 20 मीटर है। तो इस मशीन की दक्षता क्या होगी? तो क्या पहले कि प्रत्यय के माध्यम से कितना दूरी तय करता है? तो ये प्रत्यय के माध्यम से दूरी तय करता है। किसके? प्रत्यय के माध्यम से जो दूरी तय करता है वो कितना है? 50। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि लोड के माध्यम से कितना दूरी तय करता है? लोड के माध्यम से 20। लोड के माध्यम से कितना करता है? लोड के माध्यम से 20। ठीक है, यूनिट या मीटर जो भी लगाना है लगा दीजिए। यूनिट तो यूनिट। ठीक है, दूरी तय करता है। अब क्या कर रहा है? यांत्रिक लाभ पूछा है ना। क्या पूछा है? यांत्रिक लाभ, मशीन की दक्षता। तो यांत्रिक लाभ निकलना है। तो यांत्रिक लाभ बराबर होता है लोड बटे प्रत्यय। क्या होता है? इफेक्टेड प्रत्यय। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा? लोड कितना है? लोड दिया हुआ है सवाल में 10 यूनिट। कितना दिया हुआ है? 10 यूनिट। अब ये कितना दिया? प्रत्यय 5। तो बाय 5 ये कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे यांत्रिक लाभ कितना निकल के आया? 2। यांत्रिक लाभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैकेनिकल एफिशिएंसी कहते हैं। तो MA कह सकते हैं। MA का वैल्यू कितना आ गया? 2। अब क्या कर रहा है कि वेग अनुपात पूछ रहा है, इस मशीन की दक्षता ज्ञात करें। तो हमको क्या निकालना है? वेग अनुपात। तो वेग अनुपात बराबर होता है बराबर होता है प्रत्यय के माध्यम से तय की गई दूरी। प्रत्यय के माध्यम से तय की गई दूरी कितना है? 50 यूनिट। अब बटे लोड के माध्यम से तय की गई दूरी कितना है? 20।
ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2.5, ठीक है 2.5। अब पूछ रहा है कि मशीन की दक्षता, ये दो चीज हमको निकालना था, ये दो चीज हमें निकालना था, एक यांत्रिक लोड और दूसरा वेग अनुपात। अब पूछ रहा है मशीन की दक्षता, ठीक है कैपेसिटी ऑफ मशीन। तो मशीन की दक्षता, मशीन की दक्षता होता है क्या चीज, कैसे इसको निकालते हैं, तो ये आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट बटे इनपुट। तो आउटपुट यहाँ पे क्या है, आउटपुट क्या है, तो यांत्रिक लाभ है। आउटपुट यहाँ पे क्या है, आउटपुट मतलब यांत्रिक लाभ, तो यांत्रिक लाभ कितना हुआ है 2.5, कितना हुआ है 2.5। इनपुट में क्या आ जाएगा, आउटपुट, अच्छा आउटपुट तो ये हो जाएगा, यांत्रिक लाभ तो 2 था ना, यांत्रिक लाभ कितना है 2। इनपुट में आ जाएगा क्या, वेग अनुपात, तो इसमें कितना है 2.5 इंटू क्या आ जाएगा 100। बस यही कर देना है, निकल जाएगा। 1 से यहाँ हटाएंगे तो ये कटेगा, 25 से कितना बार में 4 बार में, तो 0 40 गुना 2 कितना आ जाएगा 80%, कितना आ जाएगा 80%। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के 100वीं वर्षगांठ के लिए एफिल टावर का निर्माण कराया गया था, कब 1889 में, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था 1789 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक सही वर्ग संख्या का इकाई स्थान कभी भी नहीं हो सकता है। कह रहा है कि कोई ऐसा अंक है इसमें 4 में से जो किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो अंक कभी नहीं आएगा। तो 9 तो आएगा, 3 को अगर स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है। 1 भी आएगा, अगर 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है, ये भी आएगा। लेकिन 3 की बात करें तो 3 किसी का स्क्वायर करेंगे तो नहीं आएगा, क्यूब करेंगे तो आ सकता है, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो कभी नहीं आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3। 6 भी आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 का यूनिट डिजिट क्या होता है तो 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 इज द राइट आंसर। क्या क्या चीज किसी का स्क्वायर नहीं आ सकता है, तो 2, 3, 7 और ये 3 चीज जो है किसी भी संख्या को स्क्वायर करेंगे तो यूनिट में कभी नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और 8 भी 2, 3, 7, 8 ये किसी का स्क्वायर करेंगे तो नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, A + B 30 दिन में एक कार्य को पूर्ण कर सकता है, जबकि A, B, C इसी कार्य को 21 दिन में पूर्ण करता है, तो C अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन रेलवे पूछता है तो क्या कहता है कि A + B किसी काम को कितना दिन में करता है 30 दिन में करता है, ठीक। अब क्या करा आगे, जबकि A + B + C उसी काम को कितना दिन में करता है तो 21 दिन में करता है, 21 दिन में, क्योंकि आदमी तो बाहर